नमस्कार दोस्तों। आज के गन चक्र में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के गन चक्र में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सब पे बात करेंगे कि क्या है। और सबसे पहले अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको इन डिस्कशन की पीडीएफ आपको मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को नोटिस इशू किया है। किस मामले में? कि ग्राम पंचायत न्यायालय को आप क्या करो, सेटिंग के संबंध में आप राज्यों को निर्देश दो और उसके संबंध में आप इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास करो। अभी तक 15 राज्यों ने दिसंबर 2021 तक 476 ग्राम न्यायालय को स्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ग्राम न्यायालय क्या है, उससे संबंधित प्रोविजन क्या है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके लिए बनता है। ग्राम न्यायालय को लॉ कमीशन की रिपोर्ट 114वीं रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था। इन्होंने कहा था कि ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करो ताकि जो गांव विलेज एरिया में जो न्याय है उसमें त्वरित गति मिल सके और लोगों को न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय की स्थापना इस्टेब्लिश हो। इसी संदर्भ में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 था। इसमें कहा गया कि ग्राम न्यायालय क्या करेगा, जो आपकी मध्यस्थता के रूप में काम करेगा पंचायत लेवल पर, इंटरमीडिएट के रूप में काम करेगा पंचायत लेवल पर। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के मतलब की सहमति के बाद, उसके कंसल्टेशन के बाद एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो यहाँ पे काम देखेगा, उसका नाम होगा न्याय अधिकारी और ईच ग्राम न्यायालय में इसकी नियुक्ति होगी। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस, सिविल सूट, क्लेम और डिस्प्यूट से संबंधित विवाद का निपटारा होगा। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करेंगे। और दूसरी बात है, ये एविडेंस जो एक्ट हमारा एविडेंस एक्ट 1872 उस पर काम नहीं करेंगे। अगर इस पे काम करेंगे तो उनका जो न्याय है उसमें देरी होगी, वह सारी इन न्यायालय में भी पेंडेंसी हमको देखने को मिलेगी। और इनका मुख्य उद्देश्य है कि स्पीडी क्या हो, जस्टिस हो, तो उस पर क्या आगे लगाम लगेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस पे काम करेंगे। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप दूसरे की बात समझो, आप जो भी फैसला लो वो मेरिट के आधार पर लो, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। सामने वालों को दोनों की बात आपको समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। उसमें क्या है, ये सारी बातें उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे आपको पता है। एडवांटेज क्या है, अगर आपने ग्राम न्यायालय की फीचर्स पढ़ ली हैं तो आपको एडवांटेज के बारे में पता चलेगा। इजी और कम महंगा, मतलब कि सस्ता न्याय मिलेगा। जस्टिस को बहुत सारे लोग एक्सेस कर पाएंगे, स्पीडी डिस्पोजल हो जाएगा केसों का, रिडक्शन। जो सिविल कोर्ट पे हमें बहुत सारा प्रेशर देखने को मिलता है, करोड़ों की संख्या में हमको वहाँ पे केसों की पेंडेंसी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे केसेस की जो पेंडेंसी है वो हमको कम देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या वही है, इनको स्टेब्लिश राज्य नहीं चाहते। और चैलेंजेस क्या क्या हैं कि राज्य सरकारों के द्वारा इनको रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं कराए जाते और बहुत सारे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको समस्या देखने को मिलती है। लोगों के मध्य जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके मध्य हमको जो लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिलती है, या तो अवेयरनेस कम है या फिर बहुत सारी अवेयरनेस हमको देखने को मिलती है। कंफ्यूजन देखने को मिलता है ग्राम न्यायालय के संदर्भ में। और दूसरी बात है कि ग्राम न्यायालय में आप 2 साल से कम, मतलब कि इससे अधिक 2 साल से अधिक का केस नहीं हो सकता, या उसकी कोई वैल्यू है 20,000 से कम या उसके अधिक है तो उसकी वैल्यू हमको इस केस की सुनवाई वहां पे की जाएगी। इसमें कोई मतलब कि इससे अधिक वाले अगर केसेस हैं तो ग्राम न्यायालय में नहीं सुने जाएंगे। और दूसरी बात हमने पढ़ी ली कि क्या होंगे, नेचुरल जस्टिस पे काम करेंगे, एविडेंस एक्ट 1872 के तहत काम नहीं करेंगे, क्योंकि ताकि अगर इसके तहत काम करने लगे तो यहाँ पे वही पेंडेंसी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें दो तीन शब्द हमको देखने को मिले। एक लॉ कमीशन आया, तो लॉ कमीशन को पढ़ लेते हैं, वो हाल ही में चर्चा में भी था, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि लॉ कमीशन के अभी नए नए लॉ कमीशन के चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया है। कमिट करके हमें बताना कौन लॉ कमीशन के चेयरमैन को नियुक्त किया गया है, और इसको हमने पिछले डिस्कशन में भी कवर किया है, तो आप इसको देखेंगे। तो लॉ कमीशन क्या है, सबसे पहला तो लॉ कमीशन आपको पता है 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मेकाले को नियुक्त किया गया था। इनने रिकमेंडेशन की थी कि आप जो हमारा पिनल कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आप इसका क्या करो,
इसको कोडिफिकेशन करो। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ लॉ कमीशन हमको 1853, 1861 और 1879 में हमको देखने को मिले। और इन सब के द्वारा इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इन सारे को इनको हमको देखने को मिला है। पहले 4 लॉ कमीशन के द्वारा ये सारे हमको देखने को मिले, कोडिफिकेशन हमको देखने को मिला। लेकिन बात आती है स्वतंत्रता के बाद। फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट में हमको 1955 में देखने को मिला, जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मिस्टर MC स्टालवर्ड, इनको नियुक्त किया गया। और अभी हाल ही में 22 लॉ कमीशन को नियुक्त किया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कौन है। कमीशन का जो कार्यकाल हमको देखने को मिलता है 3 साल देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कोई स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको किसी एक्ट के तहत पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, नॉन स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इसको जैसी आवश्यकता होती है उस टाइम पे इसको नॉमिनेट करने का, नियुक्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब आपने अगर ग्राम न्यायालय पढ़ लिया है तो लोक अदालत भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। लोक अदालत क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है। इसको पीपल कोर्ट भी बोलते हैं, लोगों की अदालत भी बोलते हैं। ये महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है। और इसको सर्वप्रथम PN भागवती फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनने इसको लाया। फर्स्ट लोक अदालत हमको 14 मार्च 1982 में गुजरात में देखने को मिली और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको देखने को मिलती है। और इसमें लॉयर और सोशल वर्कर हमको देखने को मिलते हैं। इसमें आप जाएंगे तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। दूसरा, इनका प्रोसीजर होता है बहुत सारा, मतलब कि नेचुरल रहता है, ताकि स्पीडी इसका डिसीजन हो सके। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप लोक अदालत में गए और यहाँ पे डिसीजन हो गया तो आप इसका जो डिसीजन है बाइंडिंग होता है, इसकी आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इसलिए हम लोक अदालत भी आपको पढ़ लिया। ठीक है। दोनों में अंतर आएगा तो आप इजीली बता सकते हो। अब एक्चुअली क्या हुआ है, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट का रिवीजन हुआ है। एसेंशियल मेडिकल लिस्ट 2021 के तहत WHO, इसमें बहुत सारी मेडिसिन को जोड़ा गया है, बहुत सारी मेडिसिन को हटाया गया है। अगर कोई मेडिसिन इसमें आ जाती है तो इसमें ऐड और रिमूव किया जाता है बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्विक अवेलेबिलिटी के आधार पर इसमें ऐड और रिमूव किया जाता है। अगर कोई मेडिसिन इसमें ऐड हो गई तो आप इसकी मार्केट में जो प्राइजेस है उसको एकदम से नहीं बढ़ा सकते, इसमें सरकार की परमिशन लेने की आपको आवश्यकता होती है। और ड्रग को हमारे देश में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी रेगुलेट करती है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसमें ऐड होने के बाद हमको बल्क में इसका स्टोरेज रखना पड़ता है हॉस्पिटल में। इसमें एक्सेसिबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, क्वालिटी हो, ये सारी बातें हो। हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की दिशा में काम होता है, और ताकि गरीब लोगों को भी वो दवा एक किफायती दाम में मिल सके, उनका शोषण ना हो। सर्वप्रथम इस लिस्ट को 1996 में बनाया गया, और इसके बाद ये लिस्ट बनती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर इसको रिव्यू करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। जैसे आपने देखा कोविड-19 में बहुत सारी मेडिसिन को इस लिस्ट में रखा गया ताकि लोगों को कम कीमत पर वो सारी दवाएं मिल सकें। अब हम बात करते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी की। 1997 में इसको सेटअप किया गया, और ये फिक्स करते हैं, रिवाइज करते हैं प्राइजिंग को, जो हमारे ड्रग रहते हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 के तहत काम करते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन सारा ये काम करता है। नोडल मिनिस्ट्री इसको हमको देखने को मिलती है। ठीक है। मेडिकल से संबंधित जितने भी कंट्रोल है उसका सारा काम कौन देखता है? नापा देखता है, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी ये सारा काम देखता है। ठीक है, ये हमने समझा। अब क्या है, अभी हाल ही में हमारा COP27 हो रहा है UNCCC का, जो हमको इजिप्ट में देखने को मिल रहा है। इसमें 2 नए कैंपेन लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे कैंपेन हो चुके हैं इसमें लोग, तो हमने पिछले डिस्कशन में एक एक करके उन सबको हमने कवर किया है। तो अगर आपको देखना हो तो वहाँ जाके आप दे सकते हैं, ताकि आपको संबंधित बहुत सारा आपका जो भी COP27 है वो आप एक पेज में बहुत सारी चीज वहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम इनिशिएटिव को पढ़ लेते हैं। इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च हुआ है,
इसको सबसे महत्वपूर्ण बात है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के तहत काम करती है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी हमारे देश में युवा है उनको इनक्रेज किया जाए, 18 से 23 साल के जो युवा यूथ है उनको इनक्रेज किया जाए, ताकि वो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल बना सके, मतलब कि पर्यावरण के अनुसार इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल बना सकें और क्लाइमेट चेंज की दिशा में अपना योगदान दे सकें। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन है। दूसरा कैंपेन लॉन्च किया गया है ग्लोबल सीड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। तो इसमें क्या होता है, प्री अरेंजमेंट हो जाए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट का, जो पुअर कंट्री हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ताकि उनको लॉसेस और डैमेज को क्लाइमेट चेंज की दिशा से कम किया जा सके, वहां पे कम से कम हानि हमको देखने को मिले। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको वर्ल्ड बैंक अंडर ग्लोबल शील्ड फाइनेंशियल फैसिलिटी के तहत लॉन्च किया गया है, इसका सपोर्ट है इसके द्वारा। और इसको लॉन्च G7 वनरेबिलिटी 20 के द्वारा, मतलब V20 के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का एक फैसिलिटी है ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, इसके तहत इसको सपोर्ट किया गया है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि V20 को पढ़ें। एक डेडिकेटेड कॉपरेशन इनिशिएटिव है बहुत सारी इकोनॉमी का, जिसमें 20 इकोनॉमी है, ताकि उनको वनरेबल है किसमें, क्लाइमेट चेंज के लिए, इसलिए इसको V20 बोलते हैं। और इसका स्टेब्लिश हमको 2015 में देखने को मिला लीमा में, जो कि पेरू में है, वहां से हमें V20 का स्टेब्लिश देखने को मिला। तो ये दोनों कैंपेन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ फंड पढ़ लेते हैं। फंड की बात हो रही है तो कुछ फंड होते हैं जो क्लाइमेट चेंज की दिशा में फंड करते हैं। एक होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया और कहा गया कि हम डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट देंगे ताकि जो मिटिगेशन से संबंधित काम कर सकें। और इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक है जिसको 1992 में सेटअप किया गया, रिवॉर्ड सिस्टम। ये भी डेवलपिंग कंट्री विद कंट्री को क्या देती है, फाइनेंस एड संबंधित काम करती है। इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण फैसिलिटी है क्योंकि आए दिन चर्चा में रहती है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड 2001 में स्टेब्लिश किया गया और फाइनेंस प्रोजेक्ट और डेवलपिंग कंट्री को अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग के संदर्भ में फंड देते हैं ताकि क्लाइमेट मिटिगेशन की दिशा में ये लोग काम कर सकें। इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। एक फंड और है जिसको अडेप्टेशन फंड बोलते हैं, 2001 में स्टेब्लिश हुआ क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। तो अडेप्टेशन प्रोजेक्ट को क्या देते हैं, फंडिंग करने का काम करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 3-4 फंड है, आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा। दूसरा, SBI ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको क्या बोले हैं, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म बोला है। इसमें क्या है कि एक्चुअली क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है एक, और स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करेगा और इसमें मतलब कि ट्रांसपेरेंसी बनने का काम करेगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो इसको रेगुलेटेड सेबी के द्वारा नहीं किया जाता था, तो इसमें हमको फिनटेक कंपनी के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता था। तो अब क्या होगा, जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो आपको बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो आपको जैसे ग्रो देखा होगा, जैसे आपने बहुत सारे चीजें जो ब्रोकर्स हैं, ऐप हैं, तो डिजिटली रूप से फिनटेक कंपनी के द्वारा रेगुलेटेड किए जाते थे। अब इनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके माध्यम से अपना काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस पे देखा। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। दूसरा अब इसमें इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा हम पढ़ते हैं, बॉन्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बैंड लिखा हुआ है तो इसको आप करेक्ट करेंगे। बॉन्ड क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टर के लिए, वहां से आप लोन के रूप में ले सकते हैं, कॉर्पोरेट से लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट को चाहा गवर्नमेंट को लोन ले सकती है, और एक डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको फिक्स इंटरेस्ट या वेरिएबल के रूप में आप उसको पैसे वापस करेंगे। कंपनीज इससे पैसा इसका यूज कर सकती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज इसका यूज कर सकती हैं, स्टेट इसका यूज कर सकते हैं, सॉवरेन
गवर्नमेंट इसका यूज कर सकती है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म की बोरिंग होती है, एक साल से अधिक, और एक शॉर्ट टर्म की बोरिंग होती है जो एक साल या एक साल से कम को हमको देखने को मिलती है, उसको शॉर्ट टर्म की बोरिंग बोलते हैं। अब टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। इसका मतलब होता है कि मान लो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, आपका बॉन्ड जो है इन्फ्लेशन से लिंक है, आपको इन्फ्लेशन का कोई निगेटिव इम्पैक्ट आपको उस बॉन्ड में देखने को नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के आधार पे आपको मिलेगा, जिससे आपको इन्फ्लेशन का आपको नुकसान नहीं होगा। एक होता है वार बॉन्ड, जिसको गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट टू राइज फंड टू केसेस वार में हमको देखने को मिलती है, तो इसको वार बॉन्ड बोलते हैं। क्लाइमेट बॉन्ड का मतलब है कि क्लाइमेट से संबंधित, जैसे हमने पढ़ा अभी अडेप्टेशन फंड वगैरह, ये सारे क्लाइमेट से संबंधित चीजें हैं, तो इसको अगर कोई प्रोजेक्ट क्लाइमेट से है तो उसको फंड करने का प्रयास कौन करता है? क्लाइमेट फंड करता है। ट्रेडिशनल बॉन्ड आपको पता ही है कि आपका एंटायर प्रिंसिपल, आपको जब आपका टाइम मैच्योरिटी आपका कोई बॉन्ड की हो गई तो आपको एक बार में ही सारा पैसा आपको मिल जाएगा, तो इसको ट्रेडिशनल बॉन्ड बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक होता है कॉलेबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि आपने बिफोर मेच्योरिटी टाइम आपने किसी मतलब इश्यूअर ने आपको बुला लिया, आपसे कहा कि आप अपना पैसा ले जाओ, तो आपको पैसा वापस मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। फिक्स रेट बॉन्ड मतलब क्या, कोई फिक्स रेट है, 8% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको इसको फिक्स रेट बोलते हैं। फ्लोटिंग बॉन्ड मतलब कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर के आधार पर इसका बॉन्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको फ्लोटेबल बोलते हैं। पुटेबल बॉन्ड का मतलब है कि आपको बिफोर द मैच्योरिटी डेट आपको बॉन्ड की सारा पैसा मिल जाएगा। और मोर्टगेज बॉन्ड का आपको पता ही है, रियल एस्टेट की कंपनी जिस इस बॉन्ड का उपयोग करती है, जिससे आपको कुछ चीज रख ली। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट रेट इसमें बिल्कुल जीरो मिलेगा, आपको केवल इसमें इन्वेस्टर को केवल प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सीरियल बॉन्ड का मतलब है कि आपको इन्वेस्टर एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ पैसा स्मॉल इंस्टॉलमेंट में देगा, ताकि आप इस बात को बोलते हैं सीरियल बॉन्ड। और एक्सटेंडेबल बॉन्ड का मतलब है कि आपके इन्वेस्टर आपकी मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करता रहेगा, तो उसको एक्सटेंडेबल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमने बेसिक पढ़ा। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट जज चर्चा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज सब ऑर्डिनेट नहीं है, दे बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में पढ़ लें। हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में। ओरिजिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन हमको देखने को मिलती है सिविल और जो हमारे क्रिमिनल मैटर होते हैं उसमें। दूसरा, इसमें इनको गवर्नर नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। क्वालिफिकेशन हमको देखने को मिलती है, इनको कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्विस में ना हो, और 7 ईयर का इनके पास कोई एडवोकेट और प्लीडर का इनके पास अनुभव होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट हमने पता ही हाई कोर्ट के द्वारा होता है। सबसे ऊपर हमको पता है सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सब ऑर्डिनेट जजेस केस 1 होता है, सब ऑर्डिनेट जजेस केस 2 होता है, कोर्ट स्मॉल केसेस होते हैं, और म्युनिसिपल कोर्ट हमको देखने को मिलता है। तो हमारे देश में स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, पेरिस पीस फोरम चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इसका एनुअल इंटरनेशनल इवेंट हुआ, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, ताकि हम कलेक्टिवली एक्शन ले सकें, जो कि ग्लोबल इशू हमारे समक्ष देखने को मिलते हैं, वहां से हम कलेक्टिवली क्या कर सकें, एक्शन ले सकें। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसने लॉन्च किया? पेरिस ने, पेरिस पीस फोरम में है, और जो भी ग्लोबल इश्यू रहते हैं उसके संबंध में एक्शन लेने की बात करते हैं। दूसरा, एंटी कन्वर्जन लॉ चर्चा में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि आप फोर्स जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसकी दिशा में, आप टैकल की दिशा में काम कीजिए। अब एक्चुअली क्या है, सेंट्रल लेवल पे इसके संदर्भ में कोई लॉ नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, सरकार ने कोई इसके संबंध में कानून नहीं बनाया है। लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इनने लेजिस्लेशन बनाया है, कानून बनाया है, और कहा है कि आप बल, फ्रॉड और किसी लाभ के आधार पर, लालच के आधार पर आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। दूसरा, 1977 में स्टेलिस बाद हुआ, तो उसमें कहा था, जो मध्य प्रदेश का जो कानून है उसको वैध ठहराया था कि यही बात बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश उड़ीसा के जो कानून है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्चुअली आर्टिकल 25, 26, 27, 28 से कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं आता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पर आप सामाजिक व्यवस्था में
विघ्न पैदा करेंगे, बंधुत्व के खिलाफ उसमें विघ्न पैदा करेंगे, सामाजिक तनाव पैदा होगा, इसलिए इसमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं आता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में मध्य प्रदेश उड़ीसा के कानूनों को बिल्कुल सही ठहराया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ है जहाँ आपको ये आपको इधर दिख रहा है, ये गेरुआ कलर आपको दिख रहा है, यहाँ आपको इनेक्टेड है। इन राज्यों ने इनेक्टेड करने का प्रयास किया है, अभी हुए नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लेस ऑफ वारशिप एक्ट 1991 चर्चा में है। ये एक्चुअली क्या है, नरसिंह राव सरकार की गवर्नमेंट में 1991 में लाया गया और कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में जिस मंदिर मस्जिद का जो स्टेटस था वही रहेगा। आप इसको मंदिर से मस्जिद में नहीं कर सकते, मस्जिद से मंदिर में नहीं कर सकते। अब इस चर्चा में क्यों आया, लेकिन इसमें अपवाद था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के इसके अंतर्गत से इसको अपवाद के रूप में बाहर रखा गया था। लेकिन ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आप ज्ञानवापी मस्जिद देख पा रहे हैं और आप वहां पे मथुरा में मस्जिद देख पा रहे हैं, तो वहां पे विवाद देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं कि इस एक्ट को आप नल एंड वॉइड करा दीजिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। इस बात को आप ध्यान रखिए, किसके समय लाया गया, नरसिंह राव के समय लाया गया, क्या रूल था ये हमने देख लिया। ठीक है, दूसरा ट्राई अथॉरिटी चर्चा में है। ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड ना हो, इसलिए चर्चा में था। और डू नॉट डिस्टर्ब इन 2016 में लेके आए यूसीसी गाइडलाइन के तहत, बस इतना महत्वपूर्ण। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है ट्राई। ट्राई एक्चुअली क्या है, 1997 में कुछ स्टेब्लिश किया गया, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 एक्ट के तहत। तो इसकी क्या स्टेचुरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टेलीकॉम बिजनेस इंडिया में करता है। इश्यूअर ऑर्डर डायरेक्शन देता है डायरेक्ट टू होम के लिए, सर्विस के लिए, मोबाइल के लिए, नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए। और क्या करता है, फिक्स रिवाइज जो टैरिफ होते हैं उनको टैरिफ की दिशा में फिक्स और रिवाइज करने का प्रयास करता है। दूसरा डीडीआर धन 60 चर्चा में है। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ने डेवलप किया है, पैडी की वेराइटी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, 30% हमको फास्फोरस की कम आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट वेराइटी है इन कंट्री में जो लो टॉलरेंस फास्फोरस से संबंधित है। इसके अतिरिक्त धन 66, धन 65, WGL 1487, इसमें वेराइटी हमको देखने को मिलेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है जो एनर्जी स्टोरेज के संबंध में काम करता है, कौन, फास्फोरस। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है क्या है, पैडी की वेराइटी है। दूसरा बिरसा मुंडा की जयंती हमने कल मनाई, और छोटा नागपुर प्लेटू से संबंधित है, मुंडा ट्राइब से संबंधित है। इनमें जो ब्रिटिश और जमींदार जो शोषण कर रहे थे ट्राइबल वर्ग का, जिनको दीकू बोलते थे ये लोग, इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको मुंडा रेवोल्यूशन चलाया। इनको उल गुलान और ग्रेट थमल्ट इनका मतलब कि रेवोल्यूशन ही बोलते हैं, और जो लोकल अथॉरिटी उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनको भगवान बिरसा भी बोलते थे। इसके बाद इनका जो विद्रोह हुआ, उसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 आया, उसके बाद इनको काफी सफलता मिली और इनको जमीनों से बेदखल करने का प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बस इतना याद रखना है आपको। 1899 से लेकर 19 तक के रहे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। मूवमेंट चला। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चर्चा में है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि हम 2022 और 23 में 50 ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे स्टेटों को, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो या फिर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो। लेकिन उस प्रोजेक्ट की लागत क्या होनी चाहिए, लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए 2 करोड़ होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। और रिपेयर और मेंटेनेंस वाले जो प्रोजेक्ट हैं, मतलब कि इनको बाहर रखा गया है। किनको, जिनकी लागत हमको 5 करोड़, जो सामान्य राज्य है नॉर्थ ईस्ट में 2 करोड़ है, या रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क चल रहा है आपके प्रोजेक्ट, तो इन प्रोजेक्ट को हम लोन ऐड नहीं देंगे। ठीक है, इसमें सरकार ने कहा है कि मैंडेटरी ये रखेंगे कि आपका जो पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसको आपको नाम रखना पड़ेगा, ओरिजिनल नेम आपको लेना पड़ेगा, इसमें आप कोई दो राय नहीं है। इसके तहत क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, आप एसेट को परचेज कर पाएंगे। आइटम लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर से अधिक होगा तो उस पर आप एसेट के रूप में काम कर पाएंगे। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जैसे कोई पहले से स्टेब्लिश है उसको लगातार चलाए रखना, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, सब गवर्नमेंट, तो उसको लगातार चलाए रहना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप एसेट का जनरेशन करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप पहले से आपके पास कोई चीज है, आपको उसको मैनेजमेंट के लिए आपको पैसा देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक तमिलनाडु सरकार की स्कीम चर्चा में है, नाल
मुदलबन स्कीम। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको स्टडी जो इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग स्किल देंगे ताकि वो उनको रोजगार मिल सके, और 10 लाख यूथ को इस स्टेट में रोजगार प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सील्ड कवर ज्यूरिस प्रूडेंस चर्चा में है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे राफाल के केस में हुआ, तो अब सरकार के द्वारा जो भी मतलब दिया गया बंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी बात कह दी जाती है। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये तो गलत हो रहा है, इससे ये प्रैक्टिस क्या है, सील्ड कवर वाली बहुत गलत है। तो इसको क्या होना चाहिए, इसे गोपनीयता में सरकार जनता के पास सारी जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो बिल्कुल गलत है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। तो इसको सील्ड, वो जो कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी जानकारी हम खुले में भी दे सकते, तो जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण है वो सील्ड कवर में नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इसको रूल 7 की जो ऑर्डर जो हमारा 9 है वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि आप ऐसा काम कर सकते हैं ताकि जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, पर्सनल हो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, तो इसको आप इस आधार पर कर सकते हैं। भाई इतना महत्वपूर्ण, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कल्टीवेशन 1 मिलियन चिल्ड्रन हैज न्यू ट्रैक, जो चिल्ड्रन देश था उस पर नीति आयोग का एक प्रोग्राम है जिसको अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हमको देखने को मिलेंगी, क्यूरियोसिटी होगा, क्रिएटिविटी होगा, इमेजिनेशन होगा, यंग चिल्ड्रन को इसमें शामिल किया जाएगा। उसको आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स, पावर टूल्स, स्मार्ट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फॉर रैपिड और प्रोटोटाइपिंग टूल के बारे में बताया जाएगा और उनको इनोवेशन के संदर्भ में बात हो। ठीक है, एक नीति आयोग का प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसके द्वारा ये सारा काम किया जाता है ताकि इनोवेशन इकोसिस्टम का अधिक से अधिक बढ़ावा हो और लोग सरकारी नौकरी की बजाय इनोवेशन स्टार्टअप की तरफ काम करें। ठीक है, इतना बस ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडिया ने अपना जो नेट जीरो टारगेट है जो ग्लासगो में लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनने कहा था कि हम इसको कम करने का 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में काम करेंगे, ग्लासगो में बोला था। इसके लिए सरकार ने एक LT लेट्स लॉन्च किया है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसको 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको फुलफिल करने की दिशा में। इसलिए सरकार के कई प्रोग्राम चल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, पेट्रोल में एथेनॉल को मिला रहे हैं, परफॉर्म अचीव ट्रेड एक स्कीम है उस पर काम कर रहे हैं, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की दिशा में काम कर रहे हैं और फेम की दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम हैं, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। LT लेट्स क्या है, तो पेरिस एग्रीमेंट की दिशा में 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में काम करना है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले चर्चा में है क्योंकि इसमें ईजे टेक्निक डेवलप हुई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की कम कॉस्ट आएगी। LCD में जैसे आप ऑन मोड में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपको इधर पहले सिंपल ऑफ मोड में क्या होता है, पैरेलल लाइन देखने को मिलती है, जैसे इसमें वोल्टेज फ्लो होता है तो हम इसको वर्टिकल लाइन हो जाती है, आपको इसको वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक सैंडविच के बीच वाला पार्ट की तरह इसमें हमको सीट ऑफ ग्लास देखने को मिलता है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सी विजिल चर्चा में है, इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन जो ओशन वहां पे एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, नागालैंड ने वर्ड काउंट के एक ड्राइव चालू की है ताकि बहुत सारे वर्ड वहां पे हो सके। ये लोथा जो नागास एक फेस्टिवल है उसके आधार पर इसको काम करने का प्रयास किया गया है। इसमें वोका फॉरेस्ट डिवीजन वर्ड काउंट इंडिया के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है और ये 178 वर्ड स्पीशीज हमको देखने को मिली है। ई वर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे कोड हमको देखने को मिलेगा। फॉल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इसमें नागालैंड को बोला जाता है। इसमें बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिली, कुछ ये हैं ब्राउन श्राइक, ठीक है, बारबेलर, बैटरीज, रेप्टर, स्कोपो, बुलबुल, थोरोस और बैक्टीरियल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, नागालैंड का मैप देख लेते हैं। जैसे आपको इधर देखने को मिलेगा नागालैंड किस किस लगता है, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश, इधर और इधर ये अलग राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। ठीक है, इधर आपको इधर क्या है कमेंट करके बताइएगा। ये कौन सा चाइना से संबंधित विवाद था, नहीं इधर था, इधर चाइना से संबंधित विवाद था, इधर भी था और इधर एक नेशनल पार्क भी है, वो भी विवाद है भूटान में, उसका नाम बताइए, यहाँ पे क्या है वो भी बताइए। ठीक है, दूसरा, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और किसने जारी की है, WMO हमारे महत्वपूर्ण है। ये क्या है,
यूएन की एक एजेंसी है, 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलता है। मीटरोलॉजी के दिशा में काम करते हैं। भारत इसका मेंबर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही लगातार पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और लगातार शेयर और अपने सपनों को लगातार पूरा करिएगा। थैंक यू।